हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने उसके बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़े थे और हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था। ऑपरेटर्स के बाद हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, लूप्स, फिर उसके बाद एरेज, स्ट्रिंग्स और पॉइंटर्स। इतना सब कवर करने के बाद आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शंस। ये जितने भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उन सभी का यूज, उन सभी का उपयोग हम करने वाले हैं फंक्शंस में। तो सबसे पहला सवाल, फंक्शन आखिर होता क्या है? बेसिकली फंक्शन हमारा एक कोड होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। अब इस डेफिनेशन को हम समझेंगे किस तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, हम एक कार में ट्रेवल कर रहे हैं और वो जो हमारी कार है, हम उसे किस किस चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम उसे शॉपिंग मॉल जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम उसी कार को यूज़ कर सकते हैं किसी एक वेडिंग में जाने के लिए, या फिर हम उसे एक स्पेशल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं किसी ट्रिप पे जाने के लिए। इन सभी चीज़ों में जो हमारी कार थी वो सेम वर्क कर रही थी, लेकिन इन सबके इनपुट्स चेंज हो रहे थे और उन इनपुट्स के साथ में उनका प्रोसेसिंग चेंज हो रहा था और उस प्रोसेसिंग के साथ में जो हमें आउटपुट मिल रहा था वो भी अलग आ रहा था। अगर हमारी कार जब वेडिंग जा रही थी तो उस टाइम पर हमारा इनपुट था, क्योंकि हम वेडिंग पर कार से जा रहे हैं, अगर हम सेम सिटी में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स, कितना फ्यूल लगेगा, ये जो हमारे इनपुट्स हैं ये हमारे वेडिंग के लिए अलग होंगे। लेकिन जब हम किसी ट्रिप पर जाएंगे उस ट्रिप के लिए वो इनपुट्स हमारे अलग होंगे, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन के लिए किलोमीटर्स होंगे वो कुछ ज्यादा होंगे, हमारा जो फ्यूल होगा वो कुछ ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास कार है जिसके पहला हमने शॉपिंग मॉल जाने के लिए यूज करा, दूसरा हमने वेडिंग में जाने के लिए यूज करी कार, लास्ट हमने ट्रिप पे जाने के लिए यूज करी। अब इन सभी चीजों में हमारा जो प्रोसेस था, ट्रिप का जो प्रोसेस है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी कार से सभी अलग अलग डेस्टिनेशंस को विजिट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे यहां पर मिल रहे हैं हमें इनपुट्स, राइट। सिमिलरली वेडिंग के लिए भी हमारे पास कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं, जैसे फ्यूल हो गया, डिस्टेंस हो गया। शॉपिंग मॉल के लिए भी कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं। लेकिन हम अगर फर्स्ट ट्रिप पर कहीं गए, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली गए, और जब हम कुछ टाइम बाद सेकेंड ट्रिप पर जा रहे हैं मुंबई, हमारी जो प्रोसेस रहेगी ट्रिप को मैनेज करने की वो तो सेम रहेगी। हमें ट्रिप के लिए नंबर ऑफ व्यूज कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें ट्रिप के लिए नंबर ऑफ किलोमीटर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें क्या क्या एसेसरीज की जरूरत है, हमारी क्या क्या नेसेसिटीज होगी, हमें क्या चीजें लेके जाना है, इन सब की लिस्ट भी हमें बनानी पड़ेगी। तो हमारी प्रोसेस सेम रहेगी, बट हमारा जो आउटपुट है वो डिफरेंट आ रहा है। पहले पे आउटपुट हमारा दिल्ली था, दूसरे में आउटपुट हमारा मुंबई है। तो फंक्शंस को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास एक कोड है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, और रीयूज करने के टाइम पर हम उसे सेम इनपुट्स दे रहे हैं या अलग इनपुट्स भी दे रहे हैं और आउटपुट अलग कंटेन कर रहे हैं। अब हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को अलग से बनाने का क्या फायदा है हमारे पास, कि हमें उसे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। मैंने आपको जो बोला था कि मैं ट्रिप पे दिल्ली जा रही हूँ, मुंबई जा रही हूँ, और मुझे जो जो चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी रहती हैं उस ट्रिप के एग्जीक्यूशन के लिए, उस ट्रिप पर जाने के लिए, वो सारी स्टेप्स मैं वैसे की वैसे ही लिख लेती हूँ। और मुझे दिल्ली के लिए भी वही प्रिपरेशन करनी है, मुंबई के लिए भी वही प्रिपरेशन करनी है। तो क्या हुआ हमारा, हमने ट्रिप का जो हमारा एक बार घूमने गए थे उसका हमने प्रिपरेशन की, एक बार लिस्ट बनाई थी, उसी को हम रीयूज कर रहे हैं बार बार जब भी हम आने वाली लाइफ में हमारी ट्रिप्स जा रहे हैं, ताकि हमारी जो नेसेसिटी, जो चीजें हैं, जो जरूरतें हैं, वो हमारी हम साथ में लेकर जा सके। तो ये एक सिनेरियो था, एक रियल लाइफ एग्जांपल था जिससे हम थोड़ा फंक्शंस को समझ सके। सो अब हम समझते हैं प्रैक्टिकली हमारे फंक्शंस को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए समझिए, हम कर रहे हैं सम ऑफ टू नंबर्स।
सो अगर हमें सम करना है, अभी तक हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें हमने सम किया है दो इंटीजर्स का, फ्लोट का, उसके अलावा हमने बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस भी करे हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में। तो ये काफी सिंपल रहेगा। हमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स चाहिए जो इन दो नंबर्स की वैल्यूज इनपुट लेंगे यूजर से और स्टोर करेंगे उन वेरिएबल्स में। एक वेरिएबल ले लेते हैं हम सम वेरिएबल, जिसको इनिशियलाइज कर रहे हैं हम 0 से। इसके बाद हम प्रिंटफ लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे एंटर टू नंबर्स। इसके बाद हम स्कैन करेंगे यूजर से वैल्यू, परसेंटाइल डी, एम्परसेंड ए, एम्परसेंड बी, और इसके बाद हम यहां पे करेंगे सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे प्रिंटफ सम इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, और यहां पे हमने सम पास कर दिया। तो ये हमारा कोड हुआ करता था दो नंबरों को ऐड करने के लिए। हम यहाँ पर यूजर ने इनपुट दिया है, यहाँ पर हमें हमारे कंसोल पर 2 and 3, 2 1 ए के लिए और 3 है हमारे बी के लिए। तो यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा सम इक्वल्स टू 5। तो ये तो था हमारा दो इनपुट 2 और 3 के लिए। बट सपोज करिए मुझे अगेन फिर से ये रन करना है और इसी कोड को यूज करके मुझे अब इनपुट्स देने हैं 7 and 6। तो उस केस में आंसर आना चाहिए 13। बट इस चीज को फिर से करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कोड को फिर से लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो सकता जिससे हम इस पूरे कोड को रीयूज कर सकें। तो इस कोड को रीयूज करने के लिए बहुत सिंपल हमारे पास एक चीज है, उसका नाम है फंक्शंस। हम यहाँ पे इस पूरे कोड को लिख देंगे ब्रेसेस के अंदर, और ब्रेसेस के अंदर लिखने के बाद हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे हमारा फंक्शन। सो void sum, इस तरीके से। void यहां पर क्या कहलाएगा, रिटर्न टाइप, सम यहां पे फंक्शन का नेम है, और ये है पैरेंथेसिस जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। अभी समझ नहीं आ रहा तो डिटेल में हम और डिक्लेरेशन पार्ट में पढ़ेंगे और डेफिनेशन पार्ट में भी। इस तरीके से हम एक फंक्शन बना सकते हैं। और ये सम फंक्शन हम कहां पर कॉल करेंगे, हम करेंगे हमारे मेन फंक्शन के अंदर। void main, यहां पर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। यहां पे क्या हुआ है, ये कॉलिंग फंक्शन। राइट, इस तरीके से मैंने यहां पर इस सम फंक्शन को कॉल कर दिया। यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, यहां पर अब हमें जब भी, अभी हमें 2 और 3 इनपुट्स के लिए सम फंक्शन को कॉल करना था तो उस टाइम पे मैंने 2 और 3 कर दिया। अगर मुझे फिर से 7 और 6 के लिए करना है तो मैं यहां पर सिर्फ एक बार इस तरीके से सम फंक्शन को कॉल कर दूंगी मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमें ये पता है हमारा जो कंपाइलर है वो सबसे पहले रीड करता है मेन फंक्शन को। रीड करते टाइम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। तो हमने यहाँ पर हमारे सम फंक्शन को कॉल कर दिया। हमारे पास जो मेन फंक्शन पहले से ही है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो भी क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी। यहाँ पे मैंने सम फंक्शन को कॉल कर दिया। अब जो मेरा मेमोरी है, ये है मेरी मेमोरी, ये मेरी रैम है, उसके अंदर मैंने यहां पर एक मेन फंक्शन के लिए मुझे जगह मिली और मुझे यहां पर एक सम फंक्शन के लिए भी जगह मिली। उस सम फंक्शन के अंदर मेरे पास यहां पर ए वेरिएबल की जगह है और बी वेरिएबल की और सम वेरिएबल की भी जगह है मेरे पास, जिसमें ए वेरिएबल की वैल्यू हमने 2 दी, बी वेरिएबल की वैल्यू हमने 3 इनपुट करी, जिससे हमारे सम की वैल्यू आ गई 5। वर्किंग किस तरीके से होगी फिर कंपाइलर की, सबसे पहले कंपाइलर यहां आएगा, इसे रीड करेगा मेन को, फिर उसके बाद कंट्रोल यहां पर आएगा ब्रेसेस पर, फिर कंट्रोल जाएगा सम, यहां पे जो फंक्शन कॉल हुआ है। जैसे ही वो इस लाइन को रीड करेगा हमारा कंपाइलर का कंट्रोल सीधे चला जाएगा जहां पर ये सम फंक्शन डिफाइन हुआ था।
दैट मीन्स यहां हमारे सम फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। तो क्या करेगा अब कंपाइलर, लाइन वाइज कंट्रोल यहां रहेगा और रीड करेगा सम फंक्शन को। जैसे ही यहां से वो सम रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट यहां पर मेन फंक्शन पे लाएगा और हमें कंसोल पर यहां पर प्रिंट हो जाएगा फंक्शन का आंसर इस तरीके से। ठीक है, जब ऐसा होगा, जब यहां से रीड करेगा हमारा कंपाइलर, यहां से जब कंट्रोल सम फंक्शन के पास जाएगा, उसी वक्त रैम में हमारा ये पार्ट बनेगा और इस सम फंक्शन को मेमोरी मिलेगी। जब सम फंक्शन को मेमोरी मिलेगी तो उसी टाइम पर ए वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, उसी टाइम पर बी वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी और उन दोनों का कैलकुलेशन होने के बाद हमारे पास सम वेरिएबल को मिलेगी। और जब यहां से कंट्रोल रीड करने के बाद चला जाएगा वापस मेन फंक्शन के अंदर, तो मेन फंक्शन पे जाने के बाद ये जो मेमोरी थी ये हमारी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी दूसरे किसी और वेरिएबल्स या फंक्शंस के लिए। तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, ना कि हम सिर्फ कोड का रीयूजेबिलिटी कर पा रहे हैं, हम हमारे मेमोरी को भी रीयूज कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है फंक्शंस का। अच्छा, यहां पर जो वेरिएबल्स हैं ए और बी, ये जो वेरिएबल्स मैंने जो फंक्शंस के अंदर बनाए हैं, इनकी जो स्कोप है वो इसी सम फंक्शन के अंदर ही रहती है। दैट मीन्स इसका जो मेमोरी रहेगी, उसकी जो वैल्यू रहेगी, वो इसी फंक्शन, इसी दो ब्रेसेस के अंदर ही रहेगी। स्कोप का मतलब क्या हुआ, मेमोरी जो वो होल्ड करके रखेगा, वो तभी तक होल्ड करके रखेगा जब तक ये फंक्शन सम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये सम फंक्शन पूरा कंप्लीटली यहां से एग्जीक्यूट होकर वापस कंट्रोल मेन में चला जाएगा, ए और बी और सम हमारा जो वेरिएबल है ये मेमोरी होल्ड करना बंद कर देंगे और दूसरे के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा स्कोप भी वेरिएबल्स का विद इन फंक्शन से रहता है, विद इन ब्लॉक ही रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने इस पूरे कोड को मेन फंक्शन के अंदर लिखा होता, जैसे कि हम पहले लिखा करते थे, अगर मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिखा होता, तो उस केस में जो हमारा ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है, उन दोनों का जो मेमोरी होल्ड करके रखते, वो एंटायर प्रोग्राम में होल्ड करके रखते। इससे हमारा वेरिएबल का स्कोप भी बढ़ जाता। तो इस वजह से हमारा ये मेमोरी ज्यादा घिरी रहती है और इस वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे फंक्शंस की कुछ एडवांटेजेस हो गए। पहला तो हम कोड को, जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं और इसके अलावा हम यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल का स्कोप है, जिसने मेमोरी होल्ड करके रखी है, वो मेमोरी भी हम इजीली रिलीज कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, हमारा फंक्शन जैसे ही रिलीज टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्किंग होती है हमारे फंक्शन की। अब इसमें हमें समझना है कुछ बातें फंक्शंस की। सबसे पहली चीज, फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई। सो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन होता क्या है, ब्लॉक होता है कोड का जिसमें हम एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर हम सम परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके एडवांटेजेस फिर क्या हो गए हमारे पास। पहला एडवांटेज ये हो गया कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो बहुत इजीली हमें समझ आता है, हम इसे इजीली मेंटेन कर सकते हैं और कहीं किसी पॉइंट पर हमारे पास अगर एरर है तो इजीली हम उसे डिबग कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एडवांटेज क्या हो गया, हम हमारे प्रोग्राम्स को रीयूज कर पा रहे हैं। हमें फिर से पूरा कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम फंक्शंस को, हम हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को रीयूज कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हमारा टाइम बच रहा है और मेमोरी भी बच रही है। थर्ड हमारा क्या हुआ, थर्ड एडवांटेज, जब हमारे पास, जैसे आप किसी एमएनसी में वर्क करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क करते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एक बड़े प्रोजेक्ट को, उस एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूल्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और हम जब उनको छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम उसे इजीली अलग अलग डेवलपर्स को दे सकते हैं, ताकि जूनियर डेवलपर्स, जो सीनियर डेवलपर्स हैं, जो उस पर वर्क करेंगे और जब उनका आंसर आएगा तो उनको वापस कंबाइन करके हम उस पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे। नहीं तो एक प्रोजेक्ट एक डेवलपर को बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये हमारे कुछ फायदे हैं फंक्शंस के।
सो जो हमारे फंक्शंस होते हैं हम उसको बेसिकली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हुई हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, और जो दूसरी कैटेगरी हुई हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अभी तक हमने जितनी भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा है उसमें हमने जितने भी फंक्शंस अभी तक पढ़े वो सब थे हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस पढ़े हमने? सबसे पहले तो हमने पढ़ा था मेन फंक्शन ही, उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंटफ फंक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा स्कैनफ फंक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा conio.h हेडर फाइल का getch फंक्शन, उसके बाद हमने इसी हेडर फाइल का पढ़ा था क्लियर स्क्रीन फंक्शन, राइट। फिर हमने एक नई हेडर फाइल पता चली थी हमें string.h, जिसके हमने बहुत ज्यादा अलग अलग फंक्शंस रीड करे, जैसे strlen फंक्शन लेंथ पता करने के लिए, strcmp कंपैरिजन परफॉर्म करने के लिए, strcpy कॉपी फंक्शन के लिए। तो ये सब जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े थे उन फंक्शंस को पढ़ते टाइम, उन फंक्शंस को यूज करते टाइम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे प्रोग्राम्स के लिए हमने उन फंक्शंस को कभी भी डिफाइन नहीं करा था, हमने उन फंक्शंस को कभी भी डेफिनेशन नहीं दी थी, हमने उन फंक्शंस को जस्ट कॉल करा था। कॉल करने का मतलब क्या हुआ है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेफिनेशन कहीं लिखा हुआ है, जैसा कि हमारे प्रिंटफ और स्कैनफ के मैटर में stdio.h हेडर फाइल का हिस्सा था, वहां पर डिफाइंड है ये फंक्शन। हमारा जो getch और क्लियर स्क्रीन फंक्शन है वो conio.h हेडर फाइल में है। ये जितने भी हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस पढ़े थे वो string.h में थे। तो ये जितने भी हमारे फंक्शंस थे ये है हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, जो कि हमारी सी लाइब्रेरी के अंदर, सी लाइब्रेरी जो हमारी हेडर फाइल्स हैं उनके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। इन्हें हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम इनकी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और कॉल करके जो भी हमारा यूज है वो कर पा रहे हैं उसका। लेकिन अब जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फंक्शंस टॉपिक के अंदर, वो पढ़ने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन खुद हम डिफाइन कर रहे हैं, हम उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं एज पर अवर नीड, हमारी जरूरत के हिसाब से हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं वो हम एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग के मैटर में, जो कि हम एक एक करके हर एक वीडियो में समझेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को।